स्कूल में गेम आया वुशु। मैं बास्केटबॉल खेलती थी, मैं एनसीसी में थी, तो मेरा ज़्यादा फोकस एनसीसी में ही रहता था। तो मैं घर आई तो पापा ने मुझे 50 रुपये लिए थे और तू क्लास में तो एक दिन भी नहीं गई। तो मतलब मेरे दिमाग में वही फ्लैशबैक आता रहा, यार 50 रुपये दे रखे हैं, 50 रुपये दे रखे हैं। तो और मेरे पैर बिल्कुल जैसे रनिंग वाले पैर नहीं होते, कहते हैं ये रनिंग के लिए पैर बने हैं, तो वैसे ही पैर थे। तो मैं मेरे को कहती थी बास्केटबॉल खेलना है। तो वही है कि अभी भी ऐसे ही है कि मैं कुछ भी होता तो मैं उनके लिए फ्रंट हूँ, बचपन से लेके अभी तक। टैलेंट हम स्कूल से ही हम कर पाएंगे मैम, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरे गांव से लगभग बच्चे आते ही होंगे। और वुशु के मैम बाकी गेमों के लिए भी अगर वहाँ पे स्कूल में शुरुआत की जाए तो एक अच्छा सिलेक्शन और एक अच्छा क्राइटेरिया हो सकता है। लड़की हो, तुम लड़कियों की कोच रहोगे या तुम, मेरे लड़कियों से ज़्यादा लड़के मेडलिस्ट हैं। हौसले हो बुलंद तो हर राह बन जाती है, मुश्किलें कितनी भी हो वो कम पड़ जाती हैं। ये कविता की पंक्तियाँ आज के हमारे उस मेहमान के लिए जिसकी कहानी सिर्फ खेल और संघर्ष की नहीं, उनके सपनों की है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ दीपा शर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अमर उजाला की इस खास छाप में। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाएंगे वह पुलिस में भर्ती हुए, लेकिन उनका सपना था, एक जुनून था वुशु गेम को आगे बढ़ाने का। लेकिन जिंदगी में एक झटका लगा, हादसा हुआ, लेकिन हौसला नहीं डिगा। उस कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और आज वो वुशु की अंतर्राष्ट्रीय कोच बन गई है। उत्तराखंड निवासी, उत्तराखंड पुलिस में चीफ कोच अंजना रानी जी। साथ ही जानेंगे उनसे कि कैसे एक 50 रुपए की फीस से उनकी जिंदगी बदल गई। मैम बहुत बहुत स्वागत है मेरे उजाला के कार्यक्रम में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे यहाँ पे फ्लैग समझाया बुलाने के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल हुए, वुशु में पदक जीता। सबसे पहला पदक प्रदेश के नाम वुशु खेल से ही आया और यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा मेडल वुशु खेल में ही खिलाड़ियों ने जीते। तो इन खिलाड़ियों की ट्रेनिंग कैसे होती है, कितने संसाधन चाहिए होते हैं इसके लिए? ये तो मैं हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि वो जो उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम हुए उसमें जो पहला पदक है हमारी वुशु टीम से ही आया और मेरी उत्तराखंड पुलिस में जो ज्योति वर्मा कार्यरत है उसी का आया। और अगर ट्रेनिंग की बात की जाए मैम, तो ट्रेनिंग का एक प्रॉपरली शेड्यूल होता है मैम, जिसको हमने आज से शुरू नहीं करा। कम से कम ये 6-7 साल से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे थे, उसी बिहार पे हम ये रिजल्ट ले पाए। संसाधन किस तरह की जरूरत पड़ती है इसके लिए? मैम अगर हम इसके इक्विपमेंट्स को लेके चलें तो जैसे वुशु 2 पार्ट पे बटा हुआ है मैम। एक हो गया सांडा, एक हो गया ताओबो। वुशु के 2 पार्ट हैं। तो इसमें जो सांडा इवेंट हो गया वो लाइक अ पंच किक थ्रो, 3 चीज़ों को मिला के बना है। और इसके बिल्कुल अलग तरीके में जाएँ तो ताओलू जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट है जो वेपन के साथ और विदाउट वेपन किया जाता है। तो मैम इसमें ये होता है कि एक म्यूजिकल इवेंट्स होते हैं जो एनिमल्स आर्ट से डिपेंड होते हैं, जैसे स्नैक हो गया, मोंकी हो गया, लॉयन हो गया। तो इस तरीके के इसमें अलग अलग इस इवेंट्स को किया जाता है और जिसमें इक्विपमेंट्स के लिए हमें वेपन्स चाहिए होते हैं जो इंडिया में नहीं प्रोवाइड हैं, वो हमें चाइना से ही मंगाने पड़ते हैं। और जो इसके बल्कि जो सांडा के इक्विपमेंट है वो इंडिया में थोड़ा ईजिली मिल जाते हैं, पर ताओलू के तो यहाँ पे नहीं मिल पाते, हमें चाइना से ही मंगाने पड़ते हैं। जी, जब आपने अपने खेल की शुरुआत की जी तो 5 बच्चों को ट्रेनिंग देने से की, जी वो संख्या धीरे धीरे 100 हो गई। जी तो आज टोटल कितने खिलाड़ी होंगे जो आप और आपकी टीम को ट्रेन करते हैं? जी मैम अगर मैं आपको इसको ब्रीफली बताऊं तो जब मैंने 2003 के बाद 2012 तक गेम करा, 12 के बाद जैसे मैंने आपको बताया कुछ समय मुझे खेल छोड़ना पड़ा। तो 2016 में जब मैंने दोबारा शुरुआत करी तो मेरे पास 2 से 3 खिलाड़ी थे, फिर 4-5, फिर मेरे सेंटर में 100 तक। सेंटर के पास एक वो गिरना कॉलोनी एक छोटा सा हॉल था जिसमें मतलब मैं आफ्टर ड्यूटी और बिफोर ड्यूटी मतलब जाती थी, प्रैक्टिस कराती थी। मेरा पर्सनल टाइमिंग होता था और फ्री ट्रेनिंग कराती थी बच्चों को मैं। तो मेरा एक मोटिव था कि बच्चों को यहाँ वुशु को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है और बच्चों को ट्रेन करना है। तो उसके बाद बच्चे कब 100 हो गए मुझे खुद ही पता नहीं चला उसका। और उसके बाद रिजल्ट भी आने लगा तो धीरे धीरे मुझे डिपार्टमेंट से भी बहुत सपोर्ट रहा। उसके बाद मैं डिप्लोमा गई, जब मैं डिप्लोमा कर गई तो एज अ पुलिस टीम में चीफ कोच हुई। उसके बाद एज अ जर्नी मैंने सोचा एक जगह सीमित नहीं करना है, तो फेडरेशन के सपोर्ट से और यहाँ खेल विभाग के सपोर्ट से फिर धीरे धीरे जैसे महाना प्रताप हो गया, विकास नगर हो गया, देहरादून की बात करेंगे तो इसके अलावा शेरपुर जो पछवा धुंध पड़ता है वहाँ पे भी एक सेंटर चलता है। उसके अलावा यहाँ पे एक DFC करके अकेडमी है, वहाँ पे भी वुशु के बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। तो वहाँ पे जो भी हमारे अच्छे कोचेस थे
जिन्होंने अच्छा खेला हुआ है या कोशिश करे हुए हैं, उन लोगों करके हमने यहाँ पे लगभग 200-250 बच्चों का ग्रुप तैयार कर दिया। आप पुलिस में हैं, जी स्पोर्ट्स खेलते हैं, जी बट सीपीयू की ड्यूटी के दौरान हादसा हुआ कि पैर में रॉड पड़ी। जी उस दौरान लगा कि शायद अब खेलना छूट जाए। मैम, मैं राजपुर रोड में ड्यूटी में थी और हादसा भी मेरी आँख से नहीं जाता। वो उस टाइम मैं तैयारी भी कर रही थी, SI रैंकर का हमारा एग्ज़ाम होना था, जो कि एक्सीडेंट के बाद मैं फिज़िकल फिट नहीं थी और हमारा फिज़िकल बहुत जल्दी था, 1 मंथ के अंदर ही था, तो मेरा वो एग्ज़ाम भी चला गया। तो उसके साथ साथ स्पोर्ट्स लाइफ भी ख़त्म हो गई, क्योंकि घुटनों से लेकर पूरा एंकल तक मेरी रॉड है पैर में और 5 नट लगे हुए। तो पर डॉक्टरों ने भी यही बोला कि कम से कम 8 महीने प्रॉपर चलने में लगेंगे। तब भी मैंने, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन थी, तो 4 महीने में ही मैंने अपने को इस लायक कर लिया कि मैं ठीक ठाक चलने फिरने लग गई। उसके बाद फिर गैप हो गया मैम, 1 साल काफ़ी गेम का गैप हो गया। तो मुझे लगा कि मैं नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा और अच्छा खेलने का सपना था। तो फिर मुझे लगा चलो मैं नहीं तो मैं क्यों ना तैयार करूँ। तो उसी प्रेरणा को लेते हुए मैंने फिर पुलिस डिपार्टमेंट में कोशिश करी वुशु को स्टार्ट कराने की। 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ वुशु। उसके बाद था मैम कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स वगैरह थी। उसके बाद मैंने जैसा आपको बताया, जब मैंने बच्चे दोबारा जोड़े, जब वो धीरे धीरे उनमें बहुत अच्छा काम करा है, अच्छे लेवल की चैम्पियनशिप होने लगी, तो उसके बाद जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने मुझे NIS डिप्लोमा भेजा। NIS डिप्लोमा मैंने पटियाला में ओवरऑल टॉप करा वहाँ पे। तो जब मैं यहाँ आई तो उसके बाद से फिर मैंने कमान संभाली, तो मैंने उसका पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक वाकया है कि जब 50 रुपए की फीस में आपकी जिंदगी बदल गई, वो शायद उस दौरान आपके पिताजी नहीं देते, तो आज शायद कुछ और होता। हाँ मैम, बिल्कुल कुछ और। मुझे खुद नहीं पता है मैं कहाँ किस गेम को खेल रही होती या फिर मैं किस जॉब में होती। एक्चुअली शुरू से हमारी फाइनेंशियल स्थिति ऐसा नहीं थी कि ख़राब थी, पर 98 के टाइम पे कुछ दादाजी का एक्सीडेंट हुआ, तो फैमिली बिजनेस बिल्कुल चौपट हो गया हमारा। फादर को मेरे को जॉब करनी पड़ी, मेरे फादर को अपना पर्सनल बिजनेस था। तो उस टाइम ये हुआ कि स्कूल में गेम आया वुशु। मैं बास्केटबॉल खेलती थी, मैं NCC में थी, तो मेरा ज़्यादा फोकस NCC में ही रहा था। मैं आगे रिटर्न भी हूँ। तो मेरे को ये हो गया कि पापा से 50 रुपये मांगे फीस के लिए। तो उस टाइम 50 रुपये बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए, खासकर इस टाइम जैसा फाइनेंशियल उस टाइम हमारे लाइफ में चल रहा था। तो पापा ने दे दी जैसे जैसे करके। मुझे शाम को आए ड्यूटी से, मुझे उन्होंने पकड़ा दिया। फिर जब मैं उसको मैंने जमा तो कर दिया, पर NCC की वजह से मैं उस क्लास में जा नहीं पा रही थी। तो मैं घर आई तो पापा ने कहा 50 रुपये लिए थे और तू क्लास में तो एक दिन भी नहीं गई। तो मतलब मेरे दिमाग में वही फ्लैशबैक आता रहा, यार 50 रुपये दे रखे हैं, 50 रुपये दे रखे हैं। तो उस करके फिर मैंने, कैंप हमारा लगा था 2 से 3 महीने का, तो लास्ट के 1 महीने मैंने उस कैंप को ज्वाइन करा। पर मुझे गेम बहुत पसंद आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो उस टाइम हमारे कोचेज़ वगैरह थे, मुझे बहुत उन्होंने मोटिवेट भी करा। तो फिर मैंने कहा अब नहीं छोड़ना इस गेम को। फिर यही था कि मैंने अपने फादर के पैसे, आज लगता है वो 50,000 मैंने वेस्ट नहीं, वो 50 रुपीज़ मैंने वेस्ट नहीं करे फादर के अपने, और उन्हीं पैसों के से शायद आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आपने वुशु को ही क्यों चुना? आप 2003 से ये खेलते आई हैं और उस दौरान वुशु को तो कम लोग ही जानते थे कि ये गेम है क्या। नहीं मैम, आप कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली मैं बास्केटबॉल खेलना उस टाइम शुरू कर रही थी, क्योंकि मेरी जो मैम थी उन्हें मेरी हाइट बहुत अच्छी लगती थी और मेरे पैर बिल्कुल जैसे रनिंग वाले पैर नहीं होते, कहते हैं ये रनिंग के लिए पैर बने हैं, तो वैसे ही पैर थे। तो मैम मेरे को कहती थी बास्केटबॉल खेलना है। बट एक्चुअली मैं शुरू से ना थोड़ा होता है फाइटर टाइप की थी। और जैसा आपको पता है उस टाइम, अब तो पुराने टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा माहौल ऐसा था कि कहीं से जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो इधर से कोई कुछ बोल रहा है, उधर से कोई कुछ बोल रहा है। तो मैं मतलब मेरा लड़ाई झगड़ा पंगा होता रहता था। जब मैं इस गेम को मैंने देखा तो इसमें तो लात भी मार रहे हैं, घूसे भी मार रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से थ्रो। सबसे ज़्यादा मैं मतलब जो इम्प्रेस हुई थ्रो देख के, जब कोच ने थ्रो सिखाई कि मतलब ऐसे पकड़ा और ऐसे फेंका, तो मेरे दिमाग में जहन में आ गया मैंने यही खेलना है। मतलब सेल्फ डिफेंस ही ले लीजिए, वुशु को सेल्फ डिफेंस के रूप में भी मानते हैं, पर मेरा एक बच्चे के हिसाब से, आपको उस टाइम 8-9 क्लास आप समझ ही रहे होंगे, बहुत छोटी एज होती है। तो मेरे को बस ये था कि यार इसमें, और फिर घर में आगे भी वही करते रहना मैंने और उस पड़ोस के लड़कों को भी वही करते रहना। तो मतलब मुझे वो बहुत पसंद आया गेम। मेन रीज़न तो मतलब अगर बच्चे के दिमाग से आप पूछे तो यही था कि इसमें मुझे पंच किक मारने को सिखाया जा रहा था, तो मुझे बहुत पसंद आया। कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस जी, और उसमें ये भी था कि हम चारों सिस्टर्स थी, तो शुरू से मैं अपनी बहनों की एक आइडल रही हूँ, लाइक अ भाई। अभी भी, आज भी आप देखेंगे मेरी राखियाँ, मेरे को मेरी बहन मुझे राखियाँ बांधती है। तो वही है कि अभी भी ऐसे ही है कि मैं कुछ भी होता तो मैं उनके लिए फ्रंट हूँ, बचपन से लेकर अभी तक। तो मुझे इसलिए पसंद आया।
आपने जीवन का हर उतार चढ़ाव देखा, जी आर्थिक संपन्नता देखी, जी। आर्थिक तंगी देखी। जी अगर एक वुशु खिलाड़ी को ट्रेंड करना हो जी। तो फाइनेंशियली तौर पर कितना स्ट्रांग होना चाहिए? मैम वुशु जहाँ तक मुझे लगता है, जो हमारे जैसे बैडमिंटन हो गया, लॉन टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, काफ़ी महंगे गेम हैं। इनके इक्विपमेंट बहुत, जैसे आर्चरी हो गया, एयर पिस्टल हो गया, ये सब काफ़ी महंगे गेम हैं। वुशु में ये है कि एक मुक्केबाजी, लात और उठा के फेंकना, उसके अलावा जो डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट हो गया, तो कहीं न कहीं उन गेमों से ये थोड़ा फाइनेंशियली कम साउंड करता है। और मुझे लगता है एक नॉर्मल घर का बच्चा भी इसे ईज़िली खेल सकता है। और जैसे कि उत्तराखंड सरकार द्वारा बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है। हमारे गेम में ही अभी जैसे नेशनल गेम में हमारी मंत्री रेखा आर्य जी ने अनाउंसमेंट करा है, बिल्कुल जो इसका गोल्ड मेडल पड़ा है उनको 12 लाख मिल रहा है प्लेयर्स को, जिनका सिल्वर मेडल उनको 8 लाख मिल रहे हैं, जिनका ब्रॉन्ज 6 लाख। तो कहीं न कहीं इन स्कॉलरशिप से बच्चे बहुत प्रेरित हो रहे हैं और उनको गेम में और आगे बढ़ने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए इन पैसों से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। और जैसे नॉर्मल बच्चे स्टेट खेलने आते हैं, तो स्टेट में अभी खेलो इंडिया पीएम मोदी जी द्वारा करवाया जा रहा है, उसमें वुशु इंक्लूड है, उसमें बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी बच्चों को इससे काफ़ी हेल्प हो रही है। आज के समय में वुशु गेम इतना फेमस हो गया है कि करीब 7 जिलों में इसकी ट्रेनिंग आप देते हैं। तो कभी लगा कि ग्रामीण और शहरी परिवेश में बच्चे किस तरह से लेते हैं इस गेम को? बिल्कुल मैम, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली हम सिटी में तो वुशु को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर फेडरेशन और खासकर हमारी गवर्नमेंट दोनों चिंतित है कि जैसे कि प्लानिंग भी चल रहा है 23 अकेडमीज़ का, आपको पता चला होगा, जो हमारी खेल मंत्री जी द्वारा, रेखा आर्य मैम द्वारा और सचिव सर जिस पे उसको काम कर रहे हैं। इससे ये होगा कि जो जैसे पिथौरागढ़ हो गया, वहाँ पे भी वुशु का अकेडमी नहीं है। पौड़ी में कहीं गांव, जैसे ऊपर चल जाओ, मेरा खुद का गांव पौड़ी 700-900 पड़ता है, मैं चाहती हूँ वहाँ के बच्चे भी खेलें। तो वहाँ पे करने के लिए हमें एक पूरा सिस्टमेटिक प्लानिंग अभी चल रही है, जिसके लिए हमसे भी नाम मांगे गए हैं, कहाँ कहाँ पे वुशु के बच्चे हैं, कहाँ कहाँ तैयार हो सकते हैं। तो अभी मैम उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, पर स्टेप बाय स्टेप वहाँ से भी बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर वुशु को हम स्कूल्स में शुरू करवाएं, क्योंकि टैलेंट हम स्कूल से ही हम कर पाएंगे मैम, क्योंकि एक स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरे गाँव से लगभग बच्चे आते ही होंगे। और वुशु के मैम बाकी गेमों के लिए भी अगर वहाँ पे स्कूल में शुरुआत की जाए तो एक अच्छा सिलेक्शन और एक अच्छा क्राइटेरिया हो सकता है खिलाने का, ऐसी मेरी सोच है। अभी गवर्नर हाउस में इस वुशु की क्लासेस लगती है, तो वहाँ कैसे मैनेज करते हैं? मैम गवर्नर हाउस तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि गवर्नर सर ने वुशु गेम आइडेंटिफाई करा, और वहाँ पे मैं सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए गई थी विभाग की तरफ से, और हमने वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया था जो हमारे इंडिया प्लेयर्स हैं उनके साथ। तो गवर्नर सर हमारे नेशनल में भी आए थे, तो उन्होंने वहाँ पे गेम देखा हमारा। तो उसके बाद मेरे को मेरे विभाग के थ्रू वहाँ भेजा गया, पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू। तो मेरी 2 घंटे क्लासेस वहाँ पर होती हैं। तो वहाँ पे जब मैं गई तो 3 साल के बच्चे भी हैं मैम वहाँ पे। तो शुरू में तो मुझे लगा कि क्योंकि वुशु स्टार्ट हम 5 to 6 ईयर 7 ईयर से खेलना शुरू कर दें, तो 3 साल के बच्चों को देख कर लगा मुझे कि बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि छोटे बच्चों को मैं कैसे संभालूंगी। मतलब आप समझ रहे होंगे 3 साल का बच्चा और एक बड़े बच्चे को सिखाने, और मैं तो अभी वैसे ही प्रोफेशनल बच्चों को ही सिखा रही हूँ। पर जैसे जैसे मैंने वहाँ क्लासेस शुरू करी, तो एक छोटे बच्चे से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मुझे भी समझ में आ रहा है, सीखने को मिल रहा है। एक 3 साल की लड़की है, वांशिका है, श्लोका है वहाँ पे लड़की, जो इतना बढ़िया कर रही है कि मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम ओलंपिक का विजन अगर लेके चले तो कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी उसके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो 0 लेवल से सीखना शुरू कर रहे हैं। उनकी स्ट्रेचिंग से लेकर उनकी स्पायरिंग और उनका जो मेंटली उनका गेम को लेके विज़न है, कभी अपसाइड नहीं होते छोटे बच्चे। बड़े बच्चे एक बार के लिए अपसाइड हो जाते हैं आने के लिए वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं वहाँ से ओलंपिक की तैयारी कर रही हूँ। वुशु 2016 में उत्तराखंड पुलिस के खेलों में शामिल हुआ। जी इसमें कितनी संभावनाएं हैं करियर बनाने की? मैम, वुशु एक सिंगल मार्शल आर्ट गेम है जो इस टाइम बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। चाहे आप उसे आप इंडियन नेशनल चैम्पियनशिप में ले लें, एशियन गेम्स में ले लें, एशियन चैम्पियनशिप में ले लें। अभी मैं आपको यहाँ बैठे बैठे भी देख रही थी कि अभी वर्ल्ड गेम्स का हमारा 52 kg में नमिता बत्रा का सिल्वर कंफर्म हो गया, गोल्ड की फाइट है उसकी। मैं यही देख रही थी बैठे बैठे। और जो भी बच्चा हमारा वुशु में मेडल लेकर आता है नेशनल में, इंटरनेशनल में, तो ITBP, SSB, CISF, इनकम टैक्स, जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं, उसके अलावा हमारा जो उत्तराखंड ने जो बनाया है वन विभाग है, उसके अलावा उत्तराखंड पुलिस है, युवा कल्याण विभाग है, इनमें भी बच्चों के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी है। तो उसके अलावा
जो बच्चे हमारे वुशु गेम से खिलाड़ी के साथ अगर कोचिंग के कैरियर में जाते हैं तो एनआईएस डिप्लोमा जो पटियाला में होता है, जो बच्चे वहाँ एनआईएस कर आ रहे हैं उनके लिए भी वैकेंसीज आती रहती हैं कोचेज़ की। तो वुशु कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस के साथ साथ आपके कैरियर को भी सुरक्षित कर रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहती हूँ पेरेंट्स को भी, गेम चॉइस करें जो आपको बच्चा कोचेज़ के हिसाब से कि जो बच्चा आपका जिस गेम के लायक उसे चॉइस जरूर करें, पर उस गेम की हिस्ट्री जरूर जानें कि वो उस गेम में कहीं ऐसा तो नहीं किसी बच्चे को ऐसे गेम में डाल रहे 4-5 साल बाद हमें सोचना पड़े कि अरे ये गेम तो किसी काम का नहीं था या ये सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं था। एक महिला कोच के तौर पर कभी लगा कि बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है? टचवुड आज तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। दैट्स वाई रीज़न कि मैं खुद को अपने आप को इस तरह का मैंने बना रखा है कि चाहे मुझे बॉयज़ को ट्रेनिंग देनी हो चाहे गर्ल्स को ट्रेनिंग देनी हो, तो मैंने इस लेवल से ट्रेनिंग ली है क्योंकि मैं इंटरनेशनल कोर्सेज भी कर आई हूँ, डिप्लोमा मैंने टॉप करा है। उसके अलावा जो मेरा स्टार्टिंग जो 2003 से मैंने खेलना शुरू करा, तो साथ साथ ऐसा हुआ कि मुझे सिखाना भी पड़ा। तो मैंने अपने आप को इस तरह ढाल दिया कि मुझे अपने फील्ड में इस चीज़ को लेके कभी कोई नहीं हुए ना, हमारे डिपार्टमेंट ने कभी हमको ऐसा प्रॉब्लम करा कि नहीं तुम लड़की हो, तुम लड़कियों की कोच रहोगे या तुम मेरे लड़कियों से ज़्यादा लड़के मेडलिस्ट हैं। तो इस गेम में लड़कियां कितना इंटरेस्ट लेती हैं? मैम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से भी लड़कियां काफ़ी हैं इस गेम में। इवन जो हमारे प्राइवेट बच्चे हैं उसमें भी काफ़ी गर्ल्स हैं, क्योंकि गर्ल्स का शुरू में विज़न होता है एज अ सेल्फ डिफेंस इसमें आना, पर धीरे धीरे जब वो जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें देखती हैं, साथ साथ देखती हैं कि कैरियर हमारा सेफ है, तो धीरे धीरे उनकी ताकत भी बढ़ती जा रही है। अच्छा, अभी कितनी बॉयज़ की संख्या ज़्यादा है कि गर्ल्स की? मैम अभी तो हमारे पास आप देखेंगे तो एज के हिसाब से अगर देखा जाए तो गर्ल्स ज़्यादा है जी। अगर हर एज ग्रुप में देखा जाए तो गर्ल्स ज़्यादा है हमारे पास। अभी जो खेलो इंडिया 23-24 तारीख को हमारा प्रताप में होने वाला है, वो वुमेन लीग ही है, उसमें सारी वुमेन्स ही हैं। लास्ट टाइम भी 400 प्लस गर्ल्स थी उत्तराखंड में खेलने में जी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उत्तराखंड में लड़कियों का फ्यूचर सेफ है। घर के साथ ही एज ए कोच महिला के तौर पर कितना मैनेज करना पड़ता है? मैम मेरी शादी 2022 में हुई है। मेरे हस्बैंड भी यहाँ देहरादून डिस्ट्रिक्ट में क्रिकेट कोच हैं और मेरे हस्बैंड कम दोस्त ज़्यादा हैं। मेरे दोस्त ही थे वो, उसके बाद हमारी शादी हुई है, बट उनका सपोर्ट इतना रहता है कि एज अ मतलब मुझे फील ही नहीं होता है कि मुझे ऐसा होता नहीं मैरिड लाइफ में कि अब ये इस टाइम पे ये चाहिए, इस टाइम पे वो होना चाहिए, इस टाइम पे होना चाहिए। वो मेरे साथ बहुत एडजस्टेबल हैं और एडजस्ट करने के साथ मोटिवेट बहुत ज़्यादा करते हैं। किसी भी सिचुएशन पे मतलब मेरे साथ खड़े रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे करना है। अगर मैं थोड़ा डाउन आती हूँ, नहीं ऐसा हो रहा है, अब मेरे साथ कई बार पॉलिटिक्स हो जाती है गेम में, कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, आप कोशिश करते रहो और जहाँ मेरे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे अपनी लाइफ को बहुत एडजस्ट जो मैं कर पा रही हूँ दोनों जगह, एक एज अ वाइफ और एज अ कोच, एज अ ट्रेनर, तो कहीं ना कहीं उसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा मतलब हर वो महिला सफल हो सकती है अगर उसका जी। कंपेनियन उसे सपोर्ट करे। बिल्कुल। तो यह थी हमारे साथ अंजना जी। अंजना जी की कहानी बताती है कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, अगर संकल्प मजबूत है तो हर सपना पूरा किया जा सकता है। ऐसे ही और कहानियों के साथ आएंगे हम अगली बार। तब तक जुड़े रहिए amarujwala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।